मौत 94 साल की उम्र में हो गई। अब देखिए हेलिंग मने क्या, कहीं से आती हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं ना हम झारखंड से आते हैं, हम एमपी से आते हैं, हम यूपी से आते हैं, तो ये है हेलिंग फ्रॉम कोल्हापुर। कहाँ से थी बाबू? कोल्हापुर से थी। सुलोचना मेड अ नेम फॉर हर सेल्फ एज अ लीडिंग हीरोइन इन मराठी फिल्म्स बिफोर मूविंग टू बॉम्बे सिनेमा। कहता है सुलोचना पंडित ने, ठीक है ना, लीडिंग एक्ट्रेस पहले मराठी में भूमिका निभाया और फिर क्या किया तो बॉम्बे सिनेमा में चली आई। वेयर सी एसेज वेरियस शेड्स ऑफ मदरली रोल्स इन हिंदी सिनेमा फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड। जहाँ पर लगभग 4 दशक तक इन्होंने क्या किया तो लगभग माँ का ही रोल निभाया। जैसे एक निरूपा राय हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन की अधिकतर फिल्म में मम्मी जो बनती थी ना, अमर अकबर एंथोनी देखे हैं? अरे पुराना वाला अमर अकबर एंथोनी फिल्म तो देखा ही होगा सबने। अभी कहता हम फिल्म नहीं देखे। कौन फिल्म देखे हैं जी? ज़रूरी चीज़ है भाई, कुछ चीज़ों को देख लेना चाहिए, है ना। चलिए, अमर अकबर एंथोनी। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी वाला गाना नहीं सुने हैं जी? वही वाला गाना वाला फिल्मा में जो मम्मी बनल है ना, उसको निरूपा राय नाम था, उसका भी चर्चा होगा। तो कहता है कि सुलोचना पंडित लगभग 4 दशक तक क्या रही बाबू? तो 4 दशक तक ये माँ का ही रोल निभाते रही, है ना। मैंने फिल्मों में माँ का रोल के लिए फिक्स हो गई थी। सुलोचना स्टार्टेड हर कैरियर विथ भाजी पेंडलकर सासुआस इन 1946। 1946 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत क्या जी भालजी पेंदालकर ससुरा क्या है ससुर बस, ठीक है ना। ये फिल्म का लगता है मराठी में फिल्म है, ठीक है ना, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। यंग सुलोचना ज्वाइंड हिज फेमस जयप्रभा स्टूडियोज ऑन मंथली सैलरी। कहता है सबसे पहले उन्होंने जयप्रभा स्टूडियो को ज्वाइन किया था महीने पर, ठीक है। एंड लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ क्राफ्ट अंडर द बाचेज द लेजेंडरी मराठी फिल्म मेकर। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जितना मराठी फिल्म मेकर थे ना, उनके अधीन रहकर, उनके नज़र में रहकर, ठीक है ना, सब चीज़ों को क्राफ्टिंग को सीखा। मैंने डिज़ाइन क्या करना है, कैसे एक्टिंग करना है, इन सब चीज़ों को उन्होंने सीखा। कहता अलॉन्ग विथ निरूपा राय। देखिए आई ना, वही मम्मी है, सबकी मम्मी इसको कहते हैं, समझे, सबकी मम्मी इसको कहते हैं। कहता निरूपा राय के साथ साथ सुलोचना विल बी रिमेंबर्ड फॉर एपिटोमाइज ए सेल्फलेस मदर एंड डिवोटेड स्पाउस which became central to हिंदी फिल्म नैरेटिव्स इन 1960s and 70s। कहता जिस तरह से आप निरूपा राय को देखते हैं, तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ी भूमिका में रहती हैं, है ना। कभी इन्होंने एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाई, ठीक है ना। कभी कुछ 1960 और 70 के दौर में जाइएगा तो इन्होंने बेस्ट मैंने फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में नैरेटिव्स दिए, मैंने अपने कथनों को प्रदर्शित किया। चलिए जी, निरूपा राय या सुलोचना पंडित, बताइए भाई। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन फैक्ट्स बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ सुलोचना पंडित। सी मूव टू बॉम्बे सिनेमा, ये भी तो सही था ना। सी ज्वाइंड द फेमस जयप्रभा स्टूडियो, ये भी सही है। सी एक्टेड इन ससुरवास, सही है। सी पास्ट अवे इन मुंबई एट 1904। तो ये तो भाई आप निर्णय करो क्या हुआ होगा सबसे पहले, क्या होगा आंसर? सबसे पहले जयप्रभा स्टूडियो के नंबर है जी, क्यू। स्टार्टर कौन है? हो गया ना। चलिए, मुंबई फिल्म लग गई थी बाद में, पहले तो उसको मराठी फिल्म में काम मिला था जी। चलिए जी, क्या है रीजन बिहाइंड लादकर डेथ? तो एज कॉम्प्लिकेशन न था जी। अरे एज के कॉम्प्लिकेशन, समस्याएं, उम्र संबंधी समस्याएं उनको हो गई थी, इसकी वजह से वो क्या हुआ था, इशू हुआ था। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्ट विथ रेफरेंस टू द पैसेज हर नेटिव पैलेस वाज गुरदासपुर। यही तो गलत है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, तो यही तो कोल्हापुर से न थी जी। और वो कहाँ से थी जी? कोल्हापुर से। तो आंसर हो गया, गलत है ये। चलिए, सुलोचना लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ द क्राफ्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ। तो क्या की थी जी, वहाँ पर जाती थी
और सब जितना मराठी जितने भी एक्टर ये सब होते थे उनको देखकर वो क्या कर ली थी, सीख गई थी, है ना। तो ये कौन थे, भाजी पेंदरकर। चलिए यही ना है जी। चलिए नेक्स्ट, सुलोचना लातकर वाज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मराठी एंड हिंदी ना जी, हिंदी एंड मराठी कौन वाला है जी। चलिए तो आपका क्लियर हो गया पैसेज फर्स्ट, क्लियर है। चलिए एसएससी की परीक्षाओं के लिए ये छोटे छोटे पैसेज हैं, ठीक है ना। ये इतना मेंस में ऐसा थोड़े, मेंस वाला जो है पिछला पेपर में करवाया था वो होगा। पीपल ऑफन बिकम हेल्पलेस वाइल डीलिंग विथ एंग्जाइटी। पैसेज 2, पैसेज 2 से पहले हमने बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि क्या करना है, थोड़ा सा जानकारी ले लेना है आपको। क्या, तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आपके सामने जो भी जटिलताएं हैं, है ना, वो सब हमसे पूछिए। आपके सामने, ठीक है ना, जो भी समस्याएं हैं वो हमसे पूछिए। एसएससी की परीक्षाओं को लेकर फेज़ 14 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1 जनवरी से एज लिमिटेशन स्टार्ट होगा, 28 तक रहता है। फिर एससी ओबीसी इन सबको जो मिलता है प्रेफरेंसेज वो तो मिलेगा ही। पहले सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, तो सिलेक्शन पोस्ट होता है कि बहुत सारे वैकेंसी होने के बाद भी कुछ वैकेंसियाँ छूट जाती है ना, तो उसको अलग अलग स्तर से, जैसे मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर, ग्रेजुएशन स्तर, 3 स्तर में बांट के उसका पेपर होता है। लेकिन आप एक ही समय में तीनों फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक लेवल वाला भी भर सकते हैं, इंटर लेवल वाला भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल वाला भी भर सकते हैं। क्लियर ना बात, हाँ। तो आप तीनों तरह का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तीनों फॉर्म अलग अलग भरना होगा। जैसे आप सोचिएगा कि एक ही फार्म में मेरा मैट्रिक भी हो जाए, इंटर भी हो जाए, ग्रेजुएशन वाला भी हो जाए, तो नहीं, आपको तीनों के लिए 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है। लेवल्स भी थोड़े आसान किए गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल वाले में कम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, और ये भी चेक किया गया है कि हाउ टू राइट या फिर राइटिंग स्किल आपकी कैसी है, उसमें एक टेस्ट होगा, ठीक है। फिर ये बोला गया कि इंटर लेवल वाला जो पेपर होगा आपका बाबू, इंटर लेवल वाले पेपर में हो जाएगा कि वॉइस, नरेशन, पैसेज सब आएंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहेगा। सीजीएल टाइप जो होगा उसमें थोड़ा टफ आएगा, तो पहले ही घोषणा कर दिया है भाई कि थोड़ा सा टफ रहने वाला है। मैट्रिक स्तर वाले में वॉइस, नरेशन दे सकता है, कम्प्रीहेंशन, पैसेज नहीं देगा। सर इसमें प्रत्येक पोस्ट के लिए बार-बार भरना पड़ता है? हाँ, तीनों को अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है। तीनों नहीं बोला सर, जैसे 10 लेवल का है, इसमें बहुत वैरायटी पोस्ट है। हाँ, तो आप चेक करके भरें, आपको ये चेक करके भरना पड़ेगा। एक दिन टाइमिंग दीजिएगा तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। 3303 पोस्ट है, ठीक है ना। कहीं का कटअप बहुत कम चला जाता है, कहीं का कटअप बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें निर्णय लेना पड़ेगा आपको, समझे ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हम सजेस्ट करेंगे आपको। एक वीडियो जाएगा कल, ठीक है ना, क्लास हो ना हो लेकिन वीडियो जाएगा कल। हाँ, वही वाला, वही करना है। तो आप पहले फॉर्म भरिए पहले, ठीक है ना। कल तक आप रुक जाइए, कल हम पूरा डिस्कस कर देते हैं कहाँ से आपको भरना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है रुपेश की सिंगल पेपर है। हाँ इससे बेहतर आपको मौका दोबारा नहीं मिल सकता है। एक बात असलियत हम आपको बता देते हैं, जो लड़का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो इन सब के पीछे भागते रहता है, इन सब में देखिएगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर भीड़ कम है। यदि आप इन सब पेपर में प्री भी पास कर ले रहे हो तो कंफर्म कर लो कि प्री पास करने के बाद आपको मेंस यहाँ नहीं देना है। एक एक पेपर पर सोचिए, सीजीएल लेवल तक का नौकरी आपका हो सकता है। कोई टाइपिंग, कोई कुछ नहीं, कोई टाइपिंग, कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं, बस एगो पेपर देना, पास कर गए तो आपकी नौकरी लग गई। तो एसएससी ने आपके लिए मौका प्रोवाइड किया है, आप उसको फ़ायदा में लीजिए।
समझे ना, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। यदि आप एसएससी का सपना देखते हैं तो, और वेतन सुनिएगा तब तो और हालत ख़राब हो जाएगा आप लोग का। वेतन तो अपर लेवल वाला है। तो जैसे परसों क्लास हुआ था, उसमें हम लोग आपके साथ मतलब फॉर्म भर सकते हैं सामने? यहाँ पर वो आपका मर्जी, इसमें मेरा क्या है। हम जैसे मेरा हमने एक दिन का टाइम लिया कल का, वो टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बकवास करना है, शादी उनकी है, लेकिन डिस्टरबेंस की वजह से हमने छुट्टी लिया है, ठीक है ना। और यदि टाइम मिलेगा तो हम 2-3 बजे हम आपको कॉल करेंगे, आप आ जाइएगा। पता करना है, खाली देखना है, उसका वीडियो भी चलेगा। देख लीजिएगा। हाँ, वो आज हमको टाइम दीजिए उसको देखने का कि कहाँ भरना है। हाँ सर, कौन सा कोर्स? हाँ, जैसे ये गलती एक बार याद है हमको, रेलवे का पेपर हो रहा था, समझे ना, रेलवे का पेपर हो रहा था, और रेलवे के पेपर के दौरान उसमें चुनना होता है बोर्ड कि कौन बोर्ड में। तो बताइए कि पटना बोर्ड का कटअप बहुत ज़्यादा चला गया, अदर बोर्ड का 50-55 पर ही रिजल्ट हो रहा था, और यहाँ लड़का है जो 80-85 ले ले तब भी रिजल्ट नहीं। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होना ज़रूरी है, समझे ना। जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म भरिएगा ना, तो वहाँ भी पोस्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। जगह नक्सल एरिया में रहिएगा तो आपका कटअप नीचे चला जाता है, बहुत सारा मैटर होता है। चलिए, तो उसका एक वीडियो कल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जब बनाएंगे वीडियो तो आप लोग भी आ जाइएगा, ठीक ना। रहते बगल में तो हैं, कितना दूर टाइम लगेगा। अब ठंडा गर्मी मत सोचा कीजिए, ज़्यादा ठंडा गर्मी के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। चलिए आइए। पीपल ऑफन बिकम हेल्पलेस वाइल डीलिंग विथ एंग्जाइटी। कहता है जब परेशानियाँ लाइफ में आती हैं ना, तो आपसे अक्सर जो होता है आदमी क्या होता है बाबू, हेल्पलेस माने असहाय महसूस करने लगता है ना बाबू। ये तो होता ही है, सबके साथ होता है। एंग्जाइटी कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। कहता है इस तरह की जो चिंताएं हैं या जो आपके मन में उत्तेजनाएं होती हैं, वो बहुत सारे कारणों से होती है। जैसे सम ऑफ व्हिच कैन इमर्ज फ्रॉम हाइपर टेंशन, माने कुछ होता है जो हाइपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से हो जाता है, ठीक है। द इनएबिलिटी टू शेयर वंस थॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने थॉट को क्या नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना जी। चलिए, सडन कंटेक्चुअल डिफरेंसेस, ब्रोकन रिलेशनशिप, या फिर कभी कभी अचानक से कुछ घटनाएं घट जाती हैं आपके लाइफ में, है ना। या फिर क्या होता है, सडन आपका रिलेशनशिप कभी टूट जाता है ना। चलिए, हर उम्र के दौर में अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क स्ट्रेस होता है, काम का भी टेंशन होता है, एंड सो ऑन, माने और भी बहुत सारी हैं। द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा भी डर मन में समा आता है ना कि हम अब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, मेरा वैल्यू ख़त्म हो गया, इज्जत ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। ऑल्सो नोन एज फोमो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फोमो कहते हैं। लीडिंग टू एंग्जाइटी इशू इज़ मोस्टली प्रिवेलेंट अमंग यंगस्टर नाउ डेज। और ये वाला जो फोमो है ना, आज के युवाओं के जीवन में कुछ ज़्यादा चल रहा है, समझे। चलिए, तुम इसको छोटा छोटा क्लिप बनाओ तो 1-1 मिनट का, उतना भी दिमाग लगाने के लिए वो सिस्टम पहले पूरा सेट हो जाएगा। तो लो AI करके 1 मिनट का रखना लॉन्ग में। तो कहने का मतलब क्या है कि फोमो है ना, मैंने आज के युवाओं में ये वाला ज़्यादा चल रहा है ना जी। कि अब खाली उसका टेंशन क्या है, पहला टेंशन है कि उसको लड़की इज्जत नहीं दे रही है ना, सबसे बड़ा चीज़ है कि लड़की उसको इज्जत नहीं दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि परीक्षाओं में असफलताएं मिल रही हैं। अब असफलता मिलने से क्या हो रहा है कि वो बेचारा कुछ चीज़ों में सक्सेस नहीं मिलने से घर से भी तनाव में आ गया है। और जानते हैं उसको घर से ज़्यादा उसको इशू किस बात का होता है ना, कि यदि मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो लड़की नहीं मिलेगी, है ना। अपने लिए थोड़े पढ़ रहा है वो। मेडिटेशन माने क्या होता है, अध्यात्म, है ना जी। मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड प्रॉपर स्लीप साइकिल, माने सही तरीके से आप सोइएगा, ठीक है ना। अमंग अदर सच प्रोडक्टिव हैबिट्स, अच्छी आदतें डालिएगा। कैन क्योर एंग्जाइटी, कैन हेल्प क्योर एंग्जाइटी। तो आपको ये क्या करेगा, वो समस्याओं से बचा सकता है ना। पूजा पाठ कीजिए, भोरे भोरे उठिए। पूजा पाठ करते हैं जी, करते हैं, हाँ आप तो खूब करते हैं ना, महाकाल क्या भक्त है ना। चलिए जी आगे देखते हैं।
कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो सबसे इन सब में ज़रूरी है, वन मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव वन सेल्फ। सबसे पहले आदमी को अपने आप को वैल्यू देना चाहिए। आदमी को सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देना चाहिए। कहने का मतलब हमसे पहले कोई नहीं। अब दूसरा कोई बोल दिया था उसका सुन लिया, अपना ही नहीं सुन रहे हैं, तो परेशानी को बढ़ावा देना ना हुआ जी। चलिए, विच इन टर्म हेल्प्स बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस जागता है ना जी, एंड पॉजिटिव एनर्जी, और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आता है। ए पर्सन कैन बी वंस डॉन द थेरेपिस्ट ज़्यादा बड़ा है। चलिए जी, अ पर्सन कैन बी वंस ऑन थेरेपिस्ट इफ ही सी साइट बैक फॉर अ वाइल कंटेम्पलेटिंग एंड मेडिटेटिंग। अब देखिएगा, अपना अरे बनाते रहो, 10-20 बनाना है तुमको। एक व्यक्ति जो है ना अपना थेरेपिस्ट खुद हो सकता है। कब जी? जब वो इंट्रोस्पेक्शन करे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब समझते हैं? हाँ? एक व्यक्ति जो है अपना थेरेपिस्ट खुद हो सकता है यदि वो इंट्रोस्पेक्शन करे, पुराने दिनों को देखे कि हम क्या थे क्या हो गए, है ना। पुराने दिनों में चेक कीजिएगा कि हम क्लास में टॉप कर जाते थे, है ना, बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी अच्छा रिजल्ट आता था तो हमको बहुत कदर मिलता था। अब वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं उसको चेकआउट कीजिए। तो ये अपने आप ठीक करने, एंग्जाइटी से निकलने का तरीका हो जाएगा। आ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। आ काम माइंड, दिमाग को शांत रखें। एंड हेल्दी बॉडी हेल्प इनकलकेट पॉजिटिविटी। और यदि आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपके अंतर्गत अपने आप पॉजिटिविटी आता चला जाता है। क्लियर है? विच अदरवाइज गेट्स कैंसिल्ड आउट ड्यू टू सेवरल ब्लॉक्स ऑफ निगेटिविटी क्रिएटेड बाय लिमिटेड माइंडसेट। नहीं तो क्या होगा भाई, आपका माइंडसेट गड़बड़ाएगा, आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्लियर है? आपका कहानी यही है ना, और आपने उस कहानी को ख़राब किया। इशू आपसे यही है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव हैबिट? ब्रशिंग टीथ, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप साइकिल, मेडिटेशन। क्लियर? दांत मुंह धोना भी इसमें था थोड़े। चलिए, द पैसेज इज मेनली बेस्ड ऑन एनर्जिटी। क्लियर है? चलिए अगला, व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पैसेज? एनर्जिटी कैन बी डिफीटेड बाय पॉजिटिव हैबिट्स। चलिए, फोमो अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोमो? फियर ऑफ मोपिंग ऑन या मिसिंग आउट ना। अरे यही ना डर आज युवाओं को है। आज युवाओं को डर है ना कि हम मिस आउट हो रहे हैं, हमको समाज से निकाला जा रहा है। इनकलकेट करना माने क्या होता है? डेवलप करना, बढ़ाना। स्क्रीम माने चिल्लाना, ब्रेक माने तोड़ना, कैंसिल माने कैंसिल कर देना, तो डेवलप करेगा ना। इनकलकेट करना माने क्या होगा? डेवलप करना। चलिए तो एसएससी की परीक्षाओं में भाई पैसेज तो आपका मेन जान अब बन के आया है। जानते हैं एसएससी की परीक्षाओं में पैसेज क्यों पूछ रहे हैं पता है? आप इसको थोड़ा गौर नहीं किए हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 2 मिनट हम लेंगे। देखिएगा, एसएससी की परीक्षाओं में हम एक बात कर रहे हैं, ये देखिएगा एसएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें देखिएगा आज के दौर में निखर कर आया है पैसेज और कम्प्रिहेंशन, जिसको आप बोलते हैं, है ना। और ये सेकेंड वाला क्लोज टेस्ट। क्लियर है? ये क्यों पूछ रहा है पता है? इसको पूछने के पीछे का एक रीज़न है कि आप कितना जानकार हैं, किसी चीज़ का कम्प्रिहेंसिव पावर आपका कितना है, किसी चीज़ को आप कितना तेज़ी से समझते हैं। क्योंकि ग्रामेटिकली जांच करना तो ये पता चलाता है कि भाई आप कितने जानकार हैं, आपने किसी चीज़ को कितना अध्ययन किया। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो वहाँ तो आप तुक्का मार के भी निकल सकते हैं। इन कम्प्रिहेंशन में हो जाता है कि आपकी समझ शक्ति कितनी है, और समझ शक्ति उसी व्यक्ति की बेहतर हो सकती है जो क्या करेगा, पढ़ेगा।
है ना। यदि सही वे में पढ़ेगा, यदि उसको समझाने का नॉलेज रखता है तो वो क्या करेगा, सही वे में सामने वाले के सामने पेश कर सकता है कि हाँ भाई मेरी जानकारी क्या है। तो पैसेज, फिर उसके बाद देखिएगा आपका जो क्लोज टेस्ट होता है, तो क्लोज टेस्ट से क्या हो जाता है ना रुपेश, कि वहाँ पर आपको पता चलने लगता है कि हम कहानी भी समझे, कहानी के साथ साथ उस कहानी में किस वर्ड को पुट करना है इसकी भी आपको जानकारी हो जाती है क्या जी। तो ये सारा चीज़ क्लोज टेस्ट और पैसेज में आ जाता है। इस वजह से अभी देखिएगा मोस्टली जो पेपर हो रहे हैं ना उन सब में यही दोनों को प्राथमिकता मिला है। जैसे अभी देखिएगा आप बीपीएससी का ट्री दीजिएगा ना तो सीधे 25 नंबर का पैसेज है। अब सोचिए भाई 25 नंबर का पैसेज, आप पूरा इंग्लिश है जो 80 नंबर का है। अब बताइए 80 नंबर में 25 नंबर ये ठीक है। अब 55 नंबर में ग्रामर और ये क्या कहते हैं उसका लिटरेचर भी आएगा। तो सीधा बात है वो चेक करना चाहता है कि आप कितना इन सब चीज़ों को समझते हैं। क्लियर। चलिए अब आ जाइए फिर से अपने पॉइंट पर। पैसेज 3 है ना, चलिए। द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो। कहता है जो हम लोग आज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं उसी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वही है, ठीक है ना। वो क्या है बाबू, रिन्यूएबल एनर्जी। और ठीक है तो द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कहता है रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक जो है इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। एज कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेज, जैसा कि हम लोग क्लाइमेट चेंजेस के प्रति कंसर्न है, लगाव में है। एंड द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो, और जिस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका खात्मा हम लोग कर रहे हैं, उसको लेकर जो इशू बनते आ रहे हैं उसकी भी बात हो रही है इसमें। चलिए आगे कहता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज such as solar and wind power have the potential to provide a clean and sustainable source of power for the world's growing population। कहता जिस तरह से हमारे विश्व में आबादी बढ़ती जा रही है तो उस आबादी जो बढ़ती जा रही है ना उससे संबंधित बात हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड पावर, ये सभी हैं जो वो ताकत देते हैं, हम लोग को पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं जिससे हम एकदम क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर को गेन कर सकते हैं। क्लियर है। वन ऑफ मेजर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इज दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कंस्टेंट एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल माने क्या होता है जी, जीवाश्म। कहता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है पता है, ये ख़त्म नहीं होता है। जिस तरह से फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाता है इसमें ये ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस विच आर फाइनाइट सोर्स दैट विल इवेंचुअली रन आउट। कहता है ये नियत हैं और एक समय के बाद हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। क्लियर है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल नेवर रन आउट। रन आउट माने ख़त्म हो जाना, ये शायद ही कभी ख़त्म होगा। एडिशनली दे डू नॉट प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, और ये ग्रीन हाउस गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता है, माने आपको दिक्कत भी नहीं है वातावरण को। कॉज क्लाइमेट मेकिंग देम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यार ये एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ना जी। सोलर ऊर्जा एनर्जी से कोई काम करिएगा तो कोई दिक्कत होगा। चलिए हाउएवर डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स चैलेंजेज एग्जिस्ट। कहता है इतनी सारी फ़ायदे हैं तो कुछ चैलेंज भी हैं। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज़ स्टिल हायर दैन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। अब इसका रिन्यूएबल वाला का जो है ना थोड़ा सिस्टम महंगा चलता है कंपेरेटिवली किसके, तो फॉसिल फ्यूल के। ऑल्सो द नीड फॉर रिलायबल एंड एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन रिमेन्स अ मेजर बैरियर। कहता है और भी बात है, जैसे नीड फॉर रिलायबल एंड एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज, एक विश्वसनीय, रिलायबल माने क्या होता है बाबू, विश्वसनीय, और इफ़िशिएंट एनर्जी स्टोरेज माने उतना आपके पास क्षमता ही नहीं है कि आप उसको क्या करिएगा, स्टोर करिएगा।
सोल्यूशन रिमेन अ मेजर बैरियर, यही है जो एक बहुत बड़ा परेशानी बना हुआ है। बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज वर्क ओनली व्हेन द सन शाइन्स इन द विंड ब्लो। आप देख लीजिएगा, जब तक सूरज उगेगा नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं, तो वैसे में तो आप फंस जाइएगा। तो कुछ चीज़ों में सुधार की जा रही है। अब सूरज नहीं भी उगने पर सोलर एनर्जी काम करता है ना, नया वाला आया है। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ पोटेंशियल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। ओवरऑल यदि बात की जाए तो ये तो तय है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे सामने आ रही हैं वो क्या करेंगी, तो फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी आश्रित हम लोग हैं वो मेंटेन कर देगी, ठीक कर देगी। एंड एज रिसर्च ग्रोज इट विल बिकम मोर वायबल इन फ्यूचर। और ये रिसर्च कहता है कि भविष्य में ये क्या हो जाएगा, और वायबल हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, वायबल माने होता है महत्वपूर्ण, जरूरी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द पैसेज। बताइए जी, पैसेज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? इन्वायरमेंट, चैलेंज, इम्पैक्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांटेज एंड चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यही ना होगा जी। चलिए सेकेंड, आइडेंटिफाइड द टोन ऑफ द पैसेज, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। चलिए सर ये वाला हमको थोड़ा समझा दीजिएगा, क्योंकि बार बार यही वाला सवाल में फंस गए। तो अच्छा हम लोग करेंगे। informative होता है वो सर। वायबल माने महत्वपूर्ण जी, तो क्या हो जाएगा जी, एक्यूरेट माने, इनएक्यूरेट माने तो नहीं हो, इंडिग्नेंट नहीं हो, इन प्रैक्टिसेबल भी नहीं हो जाएगा, इरिजॉल्वेबल हो जाएगा। नहीं, आंसर इस हिसाब से ये भी सही है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जिसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, इनएक्यूरेट है, इंडिग्नेंट है, तो वायबल है तो ज़रूरी है, तो बेकार हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, क्या है जी? अरे रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा क्या है, एडवांटेज क्या है? इट इज़ चीपर देन फॉसिल फ्यूल, इट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस, नहीं करता है, इट हैज़ नो सप्लाई लिमिटेशन, यही ना। चले, व्हाट इज़ द मेन चैलेंजेस फेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें समस्या क्या आया था जी? अबंडेंस ऑफ लो डिमांड, हाई कॉस्ट कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, यही ना हुआ था, पैसा ज़्यादा लग रहा था इसमें। क्लियर है? चलिए सर ये पैसेज 4 से ये वाला कल होगा, अगला क्लास का टाइमिंग है। पैसेज 4 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल, मैंने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? रोक दो।